जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 19/9/2018 का जो थर्ड शिफ्ट यानी कि तीसरा शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, एवोगाड्रो संख्या किसके द्वारा निरूपित की जाती है। आपको बताना है कि एवोगाड्रो संख्या को किस नाम से अंकित किया जाता है। हमारा ऑप्शन है An, N0, N0, NV। तो एवोगाड्रो संख्या को N0 या Na से सूचित किया जाता है। N के नीचे 0 होता है, ऊपर वाला नहीं। तो An ऑप्शन में दिया है जो कि गलत दिया हुआ है। N0 हमारा आंसर जो बी है वो हमारा राइट आंसर है। हम एवोगाड्रो संख्या को N0 या Na से सूचित करते हैं और एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 गुणे 10 के पावर 23 होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी, N0 एवोगाड्रो संख्या सूचित किया जाता है, या ऑप्शन में अगर Na हो तो भी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है। आपको बताना है जो मुझले का आधुनिक आवर्त सारणी है उस समूह में, समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है। हमारा ऑप्शन है हाइड्रोजन, कोबाल्ट, पोटेशियम, रुबिडियम। तो जो हाइड्रोजन है वह एकमात्र अधातु है जो कि समूह 1 में मौजूद है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो हाइड्रोजन है वह एक धातु है और सबसे हल्का गैस भी है और इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है और हाइड्रोजन जलाने से प्रदूषण नहीं फैलता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 30 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 30 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड के आरंभिक गति से चल रही है। यदि इसके ऊपर 10 न्यूटन का मंदक बल लगाया जाता है तो इसमें तो इसे रुकने में कितना समय लगेगा। आपको मास दिया है 30 kg, मास दिया है 30 kg और आरंभिक गति जो दिया है 20 मीटर पर सेकंड दिया है। आरंभिक गति को हम यू से सूचित करते हैं जो 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और अंतिम वेग तो 0 दिया हुआ है, यानी कि v बराबर 0 दिया हुआ है। v बराबर 0 दिया हुआ है और यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगेगा F बराबर ma। F बराबर ma होता है तो हमको निकालना है, समय निकालना है। तो इसको F बराबर m गुणे v बटा t, तो हमको समय निकालना है। तो t बराबर हो जाएगा m गुणे v बटा में t, यानी कि समय। तो m गुणे v बटा में f हो जाएगा। तो m दिया हुआ है 30 और v दिया हुआ है u दिया हुआ है 20 और हमको समय निकालना है। यहाँ पर u होगा m गुणे u होगा 30 गुणे 20 बटा में t। तो t कितना दिया हुआ है, तो t हमारा 60 सेकंड दिया हुआ है तो 60 से इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल जाएगा t बराबर 0 से 0, 6 5 30 और 5 दूनी 10, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा 10 सेकंड। जिसे रुकने में समय लगेगा वो 10 सेकंड लगेगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
हमारा अगला क्वेश्चन है, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि किसके बढ़ने से बढ़ती है? आयाम बढ़ने से बढ़ती है, तरंगदैर्घ्य बढ़ने से बढ़ती है, आवृत्ति बढ़ने से बढ़ती है, या पिच बढ़ने से बढ़ती है? तो रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम बढ़ने से बढ़ती है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। रेडियो द्वारा उत्पादित जो ध्वनि होती है उसको आयाम बढ़ने से बढ़ती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेम्बा द्वीप, जो पेम्बा द्वीप है वो किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है गेहूं, चावल, लौंग, कॉफी। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पेम्बा द्वीप जो है किस महासागर में स्थित है या किस देश का भाग है? तो पेम्बा द्वीप जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर के स्वाहिली तटीय क्षेत्र का एक भाग है, जो कि जंजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। जो तंजानिया देश है उसका ये हिस्सा पेम्बा द्वीप है। वो लौंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लौंग की खेती के लिए, और ये आयात और निर्यात में भी, लौंग के आयात और निर्यात के लिए भी पेम्बा द्वीप प्रसिद्ध है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लौंग। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंडालेरू बांध कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि कंडालेरू बांध कहाँ स्थित है। हमारा ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो कंडालेरू जो है वो बांध वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में स्थित है, कंडालेरू नदी पे। कंडालेरू बांध कंडालेरू नदी पर ही स्थित है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे जिला पूछ लिया जाए तो जिला होगा नेल्लोर, नेल्लोर जिला में स्थित है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक एक्टिनाइड नहीं है? आपको बताना है, चार ऑप्शन, थोरियम, नोबेलियम, टर्बियम, फर्मियम। आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको इनमें से बताना है कि कौन इनमें से एक्टिनाइड श्रेणी में नहीं आता है। एक्टिनाइड श्रेणी एक ब्लॉक को कहते हैं। एक्टिनाइड जो श्रेणी है तो नीचे वाली लाइन होती है, जो मान लीजिए कि पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल ऐसा रहता है और नीचे रहता है, इसमें रहता है एक्टिनाइड और लेंथेनाइड। तो ऊपर वाला लेंथेनाइड होता है और नीचे वाला एक्टिनाइड होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन एक्टिनाइड नहीं है। तो एक्टिनाइड में टोटल तत्व 15 होते हैं, जो 89 से 103 तक होता है। जो एक्टिनाइड होता है वह 89 से 103 तक होता है, जिसमें जो हमारे ऑप्शन में दिया है थोरियम, नोबेलियम, टर्बियम और फर्मियम। तो जो टर्बियम है वो एक्टिनाइड में नहीं आता है। यह टर्बियम जो है एलेंथेनाइड श्रेणी का है, यानी कि ऊपर वाले लाइन का एल, जो एल लिखा हुआ है उसके साइड का है। उसी में मतलब वो होता है 58 से लेकर 91 तक शायद होता है। तो हमारा 91 से 88 तक होता है शायद। तो वही जो है वो टर्बियम जो है वो लेंथेनाइड श्रेणी का है, और बाकी जो तीन है थोरियम, नोबेलियम और फर्मियम, ये एक्टिनाइड श्रेणी का है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि एक्टिनाइड का नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा टर्बियम। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 20 किलोवाट के इंजन द्वारा 10 सेकंड में किया गया अधिकतम कार्य कितना होगा? तो आपको यहाँ पर P बराबर W/T का फॉर्मूला लगेगा। P मतलब पावर यानी समर्थ, P बराबर W बटा में समय, यानी कि कार्य बटा में समय होगा। तो W/T, तो आपको P दिया हुआ है 20 किलोवाट और बराबर W निकालना है और T दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो यहाँ से हम W बराबर निकालेंगे, तो W बराबर हो जाएगा
20 इंटू 10 यानी कि 200। तो 200 किलो जूल हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है, तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे। तो आपको बताना है, एक तत्व है जिसकी परमाणु क्रमांक 20 है, तो आपको बताना है कि उसका जो गुण है वो किस रासायनिक गुण के, किस तत्व के समान होगा। हमारे ऑप्शन में दिया है बेरिलियम 5, Fe लोहा 26, सॉरी जो बेरिलियम नहीं है, बेरिलियम 3 नंबर में है, वो ब्रोमीन है 5, और बेरिलियम 4 दिया हुआ है, और Sc 21 दिया हुआ है। तो कैल्शियम की जो संख्या है वो 20, वो कैल्शियम की परमाणु संख्या है, तथा बेरिलियम की संख्या जो 4 है। तो दोनों को और हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कैल्शियम जो है वो 20 है, तो 20 को हम 2, 8, 8, 2 में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ सकते हैं। और बेरिलियम जो है इसका 4 परमाणु क्रमांक है, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो 2 और 2, तो दोनों को जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो 2-2 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें 2-2 है। तो इनकी जो रासायनिक गुण है वो दोनों बराबर है, क्योंकि ये दोनों एक ही वर्ग में, सॉरी एक ही आवर्त में आते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेरिलियम। दोनों का संयोजक इलेक्ट्रॉन 2 है और दोनों एक ही आवर्त में आते हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक उभयलिंगी पुष्प होता है। हमारा ऑप्शन है हिबिस्कस, गुलमोहर, पपीता, सरसों। तो आपको बताना है कि यहाँ पे उभयलिंगी पुष्प कौन सा है। उभयलिंगी पुष्प में उमांग और जायांग दोनों होता है। आपको एक बात याद रखना है, उभयलिंगी पुष्प में, उभयलिंगी पुष्प में जो होता है इसमें पुमांग और जायांग दोनों होता है उभयलिंगी पुष्प में। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मान लीजिए उभयलिंगी, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा उभयलिंगी पुष्प है। तो उभयलिंगी पुष्प का तो हमारा आंसर हो जाएगा पपीता, और पपीता के सिवा काशीफल, एक काशीफल है जिसे हम कोहड़ा के नाम से भी जानते हैं, एक है खीरा, लिली, प्याज। जो ये पुष्प हैं ये सब उभयलिंगी पुष्प हैं, इनमें पुमांग और जायांग दोनों पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पपीता। और पपीता के साथ साथ आपको काशीफल, खीरा, लिली, प्याज ये सब भी याद रखना है। हो सकता है कि आपसे अगले एग्जाम में पपीता के जगह पर काशीफल दे दिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि एक उभयलिंगी पुष्प कौन सा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, अगर ऑप्शन में काशीफल हो या खीरा हो या लिली हो, चाहे प्याज दिया हो या पपीता दिया हो, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से पूर्व या वर्तमान, यानी कि पहले या अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जो हैं पहले मंदिर के पुजारी थे। हमारा ऑप्शन है विजय रूपानी, योगी आदित्यनाथ, मोहन पारिकर, मायावती। तो आपको बताना है कि कौन अभी या पहले मुख्यमंत्री जो पहले मंदिर के पुजारी थे, आपको बताना है। जो भारत के किसी स्टेट के मुख्यमंत्री रह चुके हैं या हैं, आपको बताना है कौन थे। तो योगी आदित्यनाथ जो थे ये गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में एक पुजारी थे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, योगी आदित्यनाथ। ये गोरखपुर में गोरखपुर के मंदिर में एक पुजारी थे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती है। आपको बताना है किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। हमारा ऑप्शन है फ्लोएम, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कुलेन्काइमा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरेन्काइमा।
पेरेनिकाइमा को हिंदी में मृदुतक कहते हैं, जो कि एक जीवित सरल अस्थायी ऊतक होती है तथा इसकी पतली कोशिका भित्ति भी होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा पेरेनिकाइमा। तो पेरेनिकाइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं भी होती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 60 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है तो 480 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटा में समय। चाल बराबर दूरी बटा में समय। तो चाल दिया हुआ है 60 मीटर पर सेकंड और दूरी दिया हुआ है 480 मीटर और हमको निकालना क्या है, समय। तो चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है, तो टी बराबर यहां से निकालेंगे तो 480 भागे 60 और 6 48 यानी 8 सेकंड हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। हमारा ऑप्शन है लंबाई, दबाव, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या पदार्थ। इनमें से बताना है कौन प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। तो लंबाई पे प्रतिरोध का प्रभाव पड़ता है, और जितना लंबा तार होगा उतनी ही प्रतिरोध ज़्यादा होगी। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इस पे भी प्रतिरोध प्रभावित होता है। और पदार्थ यानी कि मटेरियल कैसा है, एल्युमिनियम है, चांदी है या जस्ता है या तांबा है, उसके पदार्थ पर निर्भर करता है कि इसमें कितना प्रतिरोध है। और दबाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि प्रतिरोध हो या ना हो। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दबाव पर प्रतिरोध का प्रभाव कुछ नहीं पड़ता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए कौन एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। हमारा ऑप्शन है आयतफलकी यानी क्यूबिडाइल, ग्रंथिमय, शल्की, स्तंभाकार। आपको बताना है कि कौन सा ऊतक जंतु कोशिका के वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए आंतरिक परत निर्मित करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आयत फलकी यानी कि क्यूबिडाइल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो आयत फलकी एपिथेलियम होती है, यह वृक्क की यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए आंतरिक परत की निर्मित यानी कि निर्माण करता है। आयत फलकी जो एपिथेलियम यह एक प्रकार का ऊतक है जो कि वृक्क के दीवारों पे पाया जाता है और साथ ही साथ और भी अंगों में पाया जाता है। तो चलिए कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। आयत फलकी उपकला कोशिका एक ही परत के आधार पर कला पर अवस्थित रहती है। इस प्रकार की उपकला जो होती है वो सूक्ष्म श्वसन नलिका में या पाचन ग्रंथि के अभ्यंतर में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने में, और लार ग्रंथि, थायराइड तथा डिम्ब ग्रंथि सभी की आंतरिक परतों में पाई जाती है। तो आप याद रखिएगा कि आयत फलकी यानी क्यूबिडाइल जो एपिथेलियम ऊतक है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो थायराइड जो ग्रंथि है उसके परत पे, डिम्ब ग्रंथि है उसमें भी पाया जाता है, लार ग्रंथियों में भी पाया जाता है, और साथ ही साथ वृक्क, पाचन ग्रंथि या श्वसन नलिका, इन सभी के आंतरिक परतों में आयत फलकी एपिथेलियम ऊतक पाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा आयत फलकी जो कि वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए आंतरिक परत का निर्माण करती है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं होता है तो यह किसके कारण रुक जाएगी। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी। हमारा ऑप्शन है आवेग, तनाव, घर्षण, गति।
तो किसी वस्तु की गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है, तो इसके कारण, तो घर्षण के कारण यह रुक जाएगी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण। घर्षण के कारण रुक जाएगी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में NPPIC का पूर्ण रूप क्या है? जो खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली होता है उसमें NPCI का पूर्ण रूप बताना है। तो IPCI का पूर्ण रूप होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन के दर किसके समानुपाती होती है? आपको बताना है कि एक निकाय के संवेग में जो परिवर्तन के दर होते हैं वो किसके समानुपाती होती है। हमारा ऑप्शन है लागू विस्थापन, लागू बल, लागू स्थितिज ऊर्जा, लागू दाब। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल तथा बल की दिशा के समानुपाती होता है। तो लगा बल यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है। हमारा ऑप्शन क्वेश्चन है कि एक निकाय के संवेग में परिवर्तन के दर लागू बल के समानुपाती होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसी को न्यूटन के सेकेंड लॉ यानी कि दूसरा नियम भी कहते हैं। न्यूटन का द्वितीय नियम इसी को कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसकी रासायनिक विशेषता एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है? आपको बताना है रासायनिक विशेषता एक समान होती है और परमाणु संख्या यानी परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन है संभारिक, समस्थानिक, एक्टिनाइड्स, समव्यय। तो जो समस्थानिक होती है उसकी रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा एक चित्रकारी कलमकारी जो है वो भारतीय किस राज्य के से संबंधित है? जो कलमकारी चित्रकला है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है? जो 2018 में एग्जाम हुआ था उसमें एक करंट अफेयर के रूप में पूछा गया था। और जो फिलहाल में जो SSC का एग्जाम हुआ था CHSL का, उसमें यह पूछा गया था कि कलमकारी जो चित्रकला है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो जो कलमकारी चित्रकारी है यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश में कलमकारी चित्रकला फेमस है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन जो यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। हमारा ऑप्शन है गोनोरिया, सिफिलिस, कैडिसाइसिस, मत्स्य। तो आपको बता दूं कि यौन संक्रमित बीमारी कौन कौन सी है। तो आपको पहले स्केबिज याद रख लेना है और साथ ही साथ फ्यूविक लाइस जो कि ऑप्शन में नहीं है और स्केबिज नहीं है। और HIV भी यौन संक्रमित बीमारी है। और गोनोरिया जो कि ऑप्शन में गोनोरिया दिया हुआ है ये भी यौन संक्रमित बीमारी है। सिफिलिस भी यौन संक्रमित बीमारी है। जेनिटल हर्पीज ये भी यौन संक्रमित बीमारी है। और जननांग पर मत्स्य या दाने, तो ऑप्शन में मत्स्य दिया हुआ है जो कि ये भी यौन संक्रमित बीमारी है। और कैलेमिडिया भी यौन संक्रमित बीमारी है। यौन संक्रमित या इसे गुप्त रोग के नाम से भी जानते हैं। तो गोनेरिया, सिफिलिस और मत्स्य जो है कि यौन संक्रमित बीमारी है। और कैंडिडाइजिस जो है वो यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, यह एक कवक से होने वाली बीमारी है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। तो गोनेरिया है, सिफिलिस है,
मसे हैं, स्केबीज हैं, फ्यूरिकलाइस है, HIV है, जनरल जेनिटल हर्पीज है, जनांग पर मत्स्य या दाने और कैलिमीडिया। ये जो सभी बीमारी है ये एवं संक्रमित बीमारी है, और जो कि कैंडिडाइजिस ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर सी, यह कवक से होने वाली बीमारी है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? आप सबको पता है कि चंपारण में 1917 में महात्मा गांधी ने नील आंदोलन शुरू किया था, और इन्हें लाने वाले राजकुमार शुक्ल थे जो कि बिहार के थे, और चंपारण बिहार में ही स्थित है, पश्चिमी चंपारण में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड के 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी? हमारा ऑप्शन है 3000 जूल, 30 जूल, 300 जूल, 3 × 10⁴ जूल। तो द्रव्यमान दिया हुआ है 50 kg, ऊंचाई दिया हुआ है 6 मीटर, और जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। तो स्थितिज ऊर्जा के यहाँ फॉर्मूला लगा लेना है। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, फिर हमारा दिया हुआ है 50, और जी दिया हुआ है 10, और ऊंचाई दिया हुआ है 6। तो 50 × 10 यानी कि 500, और 500 में 6 से गुणा करेंगे तो 3000। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3000 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है सौर खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? हमारा ऑप्शन है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उन्नति महाअभियान, कुसुम ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो आपको बताना है कि सौर खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। तो किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो ए है। सौर खेती के लिए, सौर खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना शुरू की गई है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? हमारा ऑप्शन है अनुनाद, ध्वनि तरंगों के हस्तक्षेप, ध्वनि तरंगों के अपवर्तन, ध्वनि तरंगों के परिवर्तन। तो प्रतिध्वनि, जो मान लीजिए कि हम किसी पहाड़ के पास गए और पहाड़ के सामने जाकर जोर से चिल्लाएं और कुछ देर बाद वही ध्वनि फिर हमें वापस सुनाई देती है, तो इसका कारण है परिवर्तन। जो ध्वनि हमारे मुंह से निकल करके पर्वत से टकरा कर फिर वापस आई, यानी कि परिवर्तित हुई। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि के परिवर्तन के कारण हमें सुनाई देती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष अधिनियम पारित किया गया था? हमारा ऑप्शन है 1852 ईस्वी, 1840 ईस्वी, 1829 ईस्वी, 1837 ईस्वी। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में अधिनियम बनाए थे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1829। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है आग्नेय रस में मौजूद कौन सी एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है? हमारा ऑप्शन है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो आपको बताना है आग्नेय रस में मौजूद कौन सा एंजाइम। तो आग्नेय रस से 2 एंजाइम स्रावित होती है, एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है काइमोट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन पाया जाता है यह एक एंजाइम है जो कि आग्नेय में उपस्थित होता है। ये दोनों ही एंजाइम
बिना पचे और अधपचे, मान लीजिए कि हम कोई खाना खाते हैं, वो मान लीजिए कि पच गया है या कुछ अधपचा भी है, उसको पचाने में प्रोटीन पर क्रिया करते हैं तथा उन्हें पॉलीपेप्टाइड युक्त तथा अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। तो काइमोट्रिप्सिन तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है और ट्रिप्सिन दिया हुआ है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन तो हमारा राइट आंसर है, जो कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित यानी कि अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है, ट्रिप्सिन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक साइकिल की गति दुगनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? हमारा ऑप्शन है 16 गुना, 8 गुना, 4 गुना, 2 गुना। आप सबको पता होगा कि साइकिल की गति को हम दुगुना कर दें तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। यहाँ पर फॉर्मूला लगता है गतिज ऊर्जा का 1/2 mv²। इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 गुना। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ऑक्सीजन के अणु में डैश होता है, आपको बताना है क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है, एक विद्युत संयोजी बंध, एक एकल सहसंयोजक बंध, एक तिहरा सहसंयोजक बंध, एक दोहरा सहसंयोजक बंध। तो ऑक्सीजन के अणु में एक दोहरा सहसंयोजक बंध होता है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है नटवर सिंह, प्रियंका वाड्रा, जयराम रमेश, सोनिया गांधी। तो इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक जयराम नरेश हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयराम नरेश। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में हैदराबाद में 4 मीनार के रख रखाव का काम कौन सी कंपनी ने अपने हाथ में लिया है? हमारा ऑप्शन है L&T, NTPC, इंफोसिस, ONGC। तो स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में हैदराबाद में जो 4 मीनार का रख रखाव का कंपनी वो है NTPC कंपनी ने अपने हाथ में लिया है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NTPC। 19/9/2018 का जो 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसमें करंट अफेयर का जो वेटेज था वो बहुत कम था, जिससे हमारे क्वेश्चन 35 हो गया है। इससे पहले जो हम लोग डिस्कस किए थे उसमें 20-25 से तो किसी में कम क्वेश्चन था ही नहीं, तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा 35 को हो गया है। तो 35 क्वेश्चन होने का वजह यह है कि इसमें जो करंट अफेयर था वह बहुत कम मात्रा में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन दिख रहा है कि स्वस्थ भारत मिशन के हिस्से के रूप में हैदराबाद में 4 मीनार का रख रखाव का काम कौन सी कंपनी ने अपने हाथ में लिया है। ये उस समय का करंट अफेयर है और इस टाइम या स्टैटिक जीके के रूप में फिलहाल ही जो NTPC का जो परीक्षा हुआ था उसमें यह क्वेश्चन आया था कि हैदराबाद का जो 4 मीनार है उसके रख रखाव में कौन सी कंपनी ने अपने हाथ में लिया है। तो NTPC वो कंपनी है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, फेनोफ्लेथिलीन, जो फेनोफ्लेथिलीन है को सिरके में डालने पर घोल हो जाता है। आपको बताना है कि फेनोफ्लेथिलीन है जो वो अम्ल में, सिरका जो है एक अम्लीय पदार्थ है, अम्ल में डालने पर इसका रंग क्या होगा? हमारा ऑप्शन है गुलाबी, नीला, लाल और रंगहीन। जो फेनोफ्लेथिलीन है एक रंगहीन घोल है। फेनोफ्लेथिलीन जो है एक रंगहीन घोल है। यदि इसको क्षार में मिलाया जाए, अगर फेनोफ्लेथिलीन को क्षार में मिलाया जाएगा तो इसका रंग गुलाबी हो जाएगा, लेकिन जब अम्ल में मिलाया जाएगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह रंगहीन हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जो फेनोफ्लेथिलीन है यह एक रंगहीन पदार्थ है और इसे क्षार में डाला जाए तो गुलाबी हो जाएगा और अम्ल में डाला जाए तो यह रंगहीन ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सिरका क्या है? तो एक अम्लीय पदार्थ है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है परमाणु संख्या 58 वाला लेंथेनाइट तत्व का श्रृंखला का तत्व कौन सा है। हमारा ऑप्शन है लेंथेनम, स्ट्रोंशियम, थोरियम, सीरियम। तो परमाणु संख्या 58 वाला लेंथेनाइट श्रृंखला का तत्व बताना है। तो लेंथेनाइट में 58 से 71 तक है जो एफ ब्लॉक का तत्व है। जो सीरियम है वो लेंथेनाइट का है, और बाकी जो ये 4 ऑप्शन दिया है लेंथेनम, स्ट्रांशियम और थोरियम, ये लेंथेनाइट का तत्व नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा जो लेंथेनम है वो लेंथेनाइट श्रृंखला का तत्व नहीं है, क्योंकि लेंथेनम का परमाणु क्रमांक 57 होता है और लेंथेनाइट जो होता है वो 58 से शुरू होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो एक लेंथेनाइट श्रृंखला का तत्व है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई संरचना में दर्शाए गए यौगिक का नाम क्या है। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं ताकि भरपूर दिखाई दे। आपको दिखाई दे रहा है, आपको बताना है कि ये कौन सा पदार्थ है या कौन सी धातु है। हमारे सामने ऑप्शन है साइक्लोहेक्सेन, नेप्थलीन, साइक्लोहेप्टेन, बेंजीन। तो आपको यहाँ पर बताना है कि किसका भाग है, यानी कौन सा ऑप्शन में जो है जो ये फिगर बनाया गया है। तो आपको देख लेना है जो सी है 1 2 3 4 5 6 यानी C6 है। 1 2 3 4 5 एक ऊपर में है जो दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर चला गया है। H जो है वो 6 है। तो C6 और H6 कौन सा तत्व है, तो ये बेंजीन है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6 और H6। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंजीन। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा आज का क्वेश्चन ये रहा जो कि अंतिम क्वेश्चन है। धोवन सोडा की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है। हमारे ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है। सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है, और इससे जो गैस निकलती है वो होती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए ये अंतिम क्वेश्चन था।